हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। और आज की जो क्लास है वो हमारी सीटेट की स्पेशल क्लास होगी। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी के बुक से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिससे क्वेश्चन अक्सर आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ये लास्ट टाइम है, कुछ ही दिन बचे हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो ऐसे टाइम में हमें उन सारे पॉइंट को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार हर साल आप लोग के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आपके रहते ही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या हमें इसमें देखना है? एनर्जी, ऊर्जा देखते हैं। ऊर्जा के क्या स्रोत होते हैं, परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होता है। अक्सर आप लोग के क्वेश्चन में सीटेट के ये सारे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं हम लोग चाप झील क्या है, विसर्ग क्या है, जल प्रपात, ये सब कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे घुमा के क्वेश्चन आता है इससे, और उस समय जो है अगर हम समझ गए इस चीज़ को तो वो हमारे काम आ जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा, एनर्जी क्या है? जिन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ठीक है, जिन स्रोतों से आप लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या होती है? हमारी ऊर्जा संसाधन। प्रकृति में ऊर्जा कई अलग अलग रूपों में मौजूद है, जैसे प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ये सब क्या है? आपके प्रकृति में ये सब मौजूद है सारे। लेकिन जो सबसे पहला स्रोत है हमारी ऊर्जा का वो क्या है? सबसे पहला स्रोत सूर्य है। हमारे ऊर्जा का सबसे पहला स्रोत जो है वो सूर्य है। ठीक है, तो अब ये जो ऊर्जा होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? ऊर्जा के स्रोत, 1 मिनट। अब ये ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो होती है परंपरागत ऊर्जा, और एक क्या होती है? गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप लोग को ये क्वेश्चन मिल ही जाती है। तो चलिए देखते हैं परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। चलिए देखते हैं ऊर्जा के जो स्रोत है, एक है परंपरागत ऊर्जा और एक है गैर परंपरागत ऊर्जा, और एक है गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीके से समझते हैं, ज़्यादा हम इसकी परिभाषा या फिर एकदम पूरा डिटेल्स में इसके नहीं जाएंगे। आसान भाषा में समझते हैं, अपने लैंग्वेज में समझते हैं कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा क्या है? जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक है, जिसका उपयोग आप लंबे समय से करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसके स्रोत क्या क्या है? जैसे क्या हुआ? ईंधन और जीवाश्मी ईंधन। ठीक है, ईंधन जो होता है फूड वायर, लेकिन सॉरी, आपकी जो लकड़ी होती है, ठीक है, सूखी लकड़ी, जिसका आप क्या करते हैं? उपयोग कर रहे हैं, लंबे समय से आप लोग करते आ रहे हैं। लकड़ी के यूज़ आप लोग खाना बनाने में करते हैं, उसके जला करके। ठीक है, लंबे समय से इसकी यूज़ हो रही है। और जीवाश्मी ईंधन, इसमें क्या है आपका? जैसे कोयला, ठीक है, पेट्रोल, ये सब क्या है? ये सब है आपका जीवाश्मी ईंधन। ठीक है, नेचुरल गैस, ये सारा जो हो गया आपका, इसमें कोल, नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोल, ये सब जो हो गया आपका जीवाश्मी ईंधन है। ठीक है, जिसको आप लंबे समय से यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहले से लकड़ी जो है हमारी, ईंधन जो है लकड़ी, सूखी लकड़ी, इसकी भी क्या कर रहे हैं आप लोग? यूज करते आ रहे हैं लंबे समय से। ठीक है, गैस का आप लोग, पेट्रोल का या कोयला का आप लोग क्या कर रहे हैं? लंबे समय से यूज कर रहे हैं। ये हमारी परंपरागत ऊर्जा है जो लंबे समय से यूज होती आ रही है। और ये जो है हमारी परंपरागत ऊर्जा जो होती है वो खत्म हो सकती है। ठीक है, ये जो है परंपरागत ऊर्जा ये खत्म हो सकती है।
ठीक है, ये क्या होती है, ये खत्म होती है। आप अगर एक बार यूज़ कर लेंगे, अब लकड़ी को जला दिए आप, तो आप दोबारा तो उस लकड़ी को नहीं वापस ला सकते ना, वो तो राख हो गई, वो तो ख़त्म हो गई, उसे ला नहीं सकते। हमारा पेट्रोल हुआ, हमारा कोयला हुआ, आप इसको जब यूज़ कर लेते हैं तो क्या होता है, ये ख़त्म हो जाती है, आप इसे दोबारा से फिर उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हो जाता है इसके यूज़ करने पे। और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है, ये क्या है, जो कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, परंपरागत खत्म हो जाती है, गैर परंपरागत जो होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। जैसे जैसे क्या होगा, जैसे आप लोग का सौर ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। अब ये सब ऊर्जा क्या है आपकी, आप इसे कितनी भी यूज कर ले, कितना भी आप इसका यूज कर ले, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, अब आप कहिएगा कि पवन ऊर्जा का हम यूज किए, अब तो वो खत्म हो जाएगी, तो क्या आपका हवा कभी बंद हो सकता है, पवन कभी बंद हो सकती है, नहीं हो सकती है। आपकी सौर ऊर्जा, क्या आपको सूरज की किरण मिलने बंद हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो रोज सुबह उगेगी, रोज आपको उसकी रोशनी मिलनी है। आपका सौर ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती है वो होती है हमारी गैर पारंपरिक ऊर्जा। अब प्रॉब्लम इस जगह पे आती है कि इसे याद कैसे रखें, क्योंकि आप लोग का तो क्वेश्चन में दे देगा, कोई भी इसमें से कोई भी एक स्रोत नाम दे देगा। ठीक है, आपका कोल या फिर आपकी सूखी लकड़ी, कौन सी ऊर्जा है, परंपरागत होगी, गैर परंपरागत होगी। उस समय जब बहुत सारे ऑप्शन आते हैं तो एक कन्फ्यूज़न भी साथ में आता है कि उस टाइम हम भूल जाते हैं परंपरागत ऊर्जा क्या है और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो याद कैसे रखेंगे। अब तो परंपरागत ऊर्जा तो है, तो पता है ये तो खत्म हो जानी है। अब खत्म हो जानी मतलब कोयले को जलाएंगे तो खत्म होगी, लकड़ी जलाएंगे तो खत्म होगी, पेट्रोल यूज़ करेंगे खत्म होगी, तो ये सब तो खत्म हो जाती है। लेकिन गैर परंपरागत, अब गैर से याद कीजिए क्या, कि भाई ये तो हमारा गैर है, ये अपना है नहीं। ठीक है, ये हमारा गैर है यानी गैर परंपरागत ऊर्जा। भाई ये जो परंपरागत ऊर्जा है ना, ये गैर है यानी कि ये अपना नहीं है। ठीक है, ये दूसरे का है, गैर है, अपना पराया मतलब दूसरे का है। तब क्या होगा, ये जब ये अपना रहा ही नहीं, तब ये खत्म कहाँ से होगी। कोई अपना रहेगा तभी तो उसका यूज़ होगा ना। अगर अपना वो सामान रहा ही नहीं, वो चीज़ अपनी रही ही नहीं, तो ना हमको उससे कोई फ़ायदा है, ना हम उसका कुछ लेने वाले हैं, ना हम उसका यूज़ करने वाले हैं। और जब हम उसका यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो ख़त्म कहाँ से होगी, नहीं होगी। तो गैर परंपरागत भाई दूसरी की है ये, तो ले जाओ, मैं तो यूज़ कर नहीं सकता, ख़त्म भी नहीं होने वाली, जब यूज़ ही नहीं करूँगा तो ख़त्म कहाँ से होगी। तो गैर परंपरागत क्या हो गया, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो मेरा है ही नहीं तो वो फिर ख़त्म कैसे करेंगे हम। क्लियर है, परंपरागत क्या हो जाएगा, अब आसानी से समझ आएगा। परंपरागत यानी कि जिससे यूज़ कर सके, जो खत्म हो जाती है। ठीक है, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये आपका हो गया परंपरागत ऊर्जा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब जो पेट्रोल को जो हमारा पेट्रोल है उसको रोक ऑयल यानी सेल तेल भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे पेट्रोल को सेल तेल यानी रोक ऑयल भी कहा जाता है। क्लियर। और जो हमारे कोयला है, 1 मिनट, चलिए, तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, रोक ऑयल कहा जाता है,
सेल तेल कहा जाता है हमारे पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम को पेट्रोलियम को काला सोना, काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग के क्वेश्चन में आती है कि ब्लैक गोल्ड जो है वो किसे कहते हैं, काला सोना किसे कहा जाता है। तो आप लोग मत जाके कह दीजिएगा कि कोयले को कोयला है तो काला सोना है। ठीक है, आप लोग के पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तब चलिए देखते हैं विसर्प, विसर्प किसे कहते हैं। अब ये सब जो है आप लोग को विसर्प किसे कहते हैं, चाप झील किसे कहते हैं, ये सब आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग के इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं और अगर इसे समझ नहीं पाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोग का सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विसर्प किसे कहते हैं, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, जो एक नदी है जब वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग से बहने लगती है। नदी जो है क्या हुआ, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो कैसे बहती है, एक मोरदार मार्ग से बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोरों को विसर्प कहते हैं। अब ये जो बह रही है नदी हमारी, मोरदार मार्ग जो ले रही है, ये जो मुड़ रही है नदी इस तरह करके, यही क्या होती है हमारी, यही मोरदार जो होती है इसे विसर्प कहते हैं। क्लियर है? जब नदी हमारी मोरदार मार्ग पर बहने लगती है, ठीक है, जब मैदान में हमारी नदी जो है वो प्रवेश करती है, आप लोगों ने देखा होगा ना, नदी को बहते हुए मैदान में प्रवेश करती है तो कैसे बहने लगती है, वो एक मोरदार मार्ग लेना शुरू कर देती है। बड़ा अच्छे से खूबसूरत सा दिखता है और एक बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो क्या करती है, वो मोरदार मार्ग लेने लगती है। तो ये जो मोरदार मार्ग जो होता है ना, एकदम खूबसूरत सा दिखता जो है, वो होती है हमारी विसर्प। ठीक है, ये होती है हमारी विसर्प। ठीक है, अब क्या होता है, समय के साथ विसर्प लुप्त नदी से कट जाती है। अब समय के साथ क्या होता है, जैसे जैसे ये बहती रहती है तो ये तो बह रही है। ठीक है, अब समय के साथ क्या होता है, ये जो पोर्शन है आपका जो मुड़ता है विसर्प, ये एक क्या होगा, लुप्त नदी से कट जाती है और एक अलग झील बनाती है। अब ये क्या हो गई, ये तो बहते बहते ये जो होती है एक, ये कट गई, अब अपना क्या की, ये नॉर्मल बहना शुरू कर दी। ठीक है, ये यहाँ से कट गई और ये जो विसर्प थी बहते बहते क्या हुई, ये कटना शुरू कर दी। ये खुद अपना ये विसर्प लुप्त नदी से कट जाती है और एक अलग ही झील बनाती है, इसे चाप झील कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, ये जो अलग ही अपना झील बनाती है इसे चाप झील। ठीक है, क्लियर है? चाप झील किसे कहते हैं, चाप झील किसे कहते हैं, समय के साथ विसर्प लुप्त नदी से कट जाती है। अब ये जो विसर्प है, विसर्प आपने किसे कहा है, ये जो मोरदार है इसे आपने विसर्प कहा है। ठीक है, तो विसर्प लुप्त नदी से कट जाती है, ये जो हमारी नदी है। अब क्या हुआ, यहाँ से बहनी शुरू हो रही है, यहाँ से बहनी शुरू हो रही है, यहाँ से बहने शुरू हो रही है। तो अब ये जो है विसर्प हमारा इससे कट गई, यहाँ से कट गई। अब ये क्या हुआ, ये एक अपना ही रूप लिया। ठीक है, कट जाती है और अलग ही झील बनाती है जिसे चाप झील कहते हैं। अब क्या हुआ, ये जो यहाँ से कट गई हमारी नदी, जो विसर्प मुड़ी हुई थी कटी और ये अपना ही एक
क्या बना ली, अपना ही एक झील बना ली। ठीक है, इसी को चाप झील कहते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत जगह पे नदी बह रही है एक साइड में और उसी के बगल में उससे कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी झील बनी हुई है। ठीक है, पानी का एक छोटा सा एक जगह पे इकट्ठा है, खुद का एक छोटा सा झील बना हुआ है, वो होता है हमारा चाप झील। जो विसर्ग होती है वो कट के चाप झील बनाती है। क्लियर है यहाँ तक। अब जलप्रपात किसे कहते हैं? कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। 2 बार रिपीट करूँगी, 3 बार, जितने बार हो, पर समझिए। अब जलप्रपात किसे कहते हैं? जलप्रपात अब हमारा जलप्रपात क्या है? जब नदी किसी खड्डे ढाल वाले स्थान पर अत्यधिक कठोर और खड़े ढाल वाली घाटी पे गिरती है तो वो जलप्रपात होती है। अब यहाँ से नदी बह रही है और क्या ये है, यहाँ से अब आपकी नीचे गिर रही है, ये आपकी यहाँ पे, यहाँ से आपकी पानी गिर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेलो या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती जा रही है। क्या हो रहा है, पानी सब ये नीचे जो है इस ढाल में गिरती जा रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, घाटी में गिर रही है। तो यही जो होता है हमारा, ये होता है जलप्रपात। ठीक है, यही होता है हमारा जब नदी बहती आती है और किसी ऊंचाई से नीचे खड़े ढाल वाली घाटी में जाके गिरने लगती है पानी, तब ये आपकी होती है जलप्रपात। क्लियर है। चलिए, अब सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? याद रखिए, क्वेश्चन आती है वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला जलप्रपात। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला। कहाँ है ये? दक्षिण अमेरिका। कहाँ है ये? दक्षिण अमेरिका में। सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला जलप्रपात है जो है दक्षिण अमेरिका में। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य के अमेरिका की सीमा पर स्थित है, जिसे नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। अन्य जलप्रपात उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने वेनेजुएला को याद रखिए। ठीक है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब आपकी विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया, आपका विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में। अफ्रीका में ये अफ्रीका में जाविया एवं जिम्बाब्वे। ठीक है, जाविया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। क्लियर है। अब चलिए अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। जलप्रपात क्या है?
जैसे आपकी नदी बहती हुई आ रही है और एक बहुत ही मतलब ढाल जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है, खारे ढाल वाली घाटी में जा कर के, ये क्या है, नीचे बहुत ढाल वाली एक घाटी है जिसमें जाके ऊपर से नीचे गिरती है, तो वो जो होता है वो हमारा होता है जलप्रपात। अब सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा वेनेजुएला का जलप्रपात होता है, जो कहाँ पे स्थित है? जो है हमारी दक्षिण अमेरिका में। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये भी रहता है कि आपका विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में जाविया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। कौन सी जलप्रपात? विक्टोरिया जलप्रपात। चलिए, क्लियर है? आगे देखते हैं। चलिए, अवसाद किसे कहते हैं? बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेप करती है, ऐसी मिट्टी और पदार्थ को अवसाद कहते हैं। अब अवसाद मतलब कचरा, अवसाद का मतलब कचरा का ढेर, ठीक है। अब अवसाद कैसे होता है? क्या होता है, जब बाढ़ आता है तब क्या करती है नदी? बहुत सारी मिट्टी, ठीक है, या अन्य पदार्थ, कूड़े कचरे, जब बाढ़ आती है तो सब कुछ बहा के ले जाती है ना, तो मिट्टी हुए या अन्य पदार्थ का निक्षेप करती है, ठीक है। नदी के पास वो क्या कर देती है, जब बाढ़ हमारी खत्म होती है तो वो उसके किनारे निक्षेप कर देती है। तो ऐसी मिट्टी और पदार्थ जो होती है उसे ही अवसाद कहते हैं। क्लियर है? उसे अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। अब ये जो जमा हो जाती है, इकट्ठा होती है, इससे एक समतल और बाढ़कृत मैदान का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। क्लियर है? अवसाद जो बाढ़ के समय नदी जो है अपने निकटवर्ती जगह के जितने भी मिट्टी होते हैं महीन या अन्य पदार्थ होती है उसको बहाते हुए अपने साथ लेते आती है, उसे कहते हैं अवसाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। अब तटबंध किसे कहते हैं? तटबंध नदी के उत्थित तटों को। अब क्या होता है, जैसे ये हमारा नदी है, ठीक है, तो उत्थित तटों को, जैसे नदी के साइड में क्या होता है, ये बहुत ऊंचा रहता है, पत्थर यहाँ पे होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये जो होता है हमारा नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, इसे ही तटबंध कहते हैं। ये नदी है और यहाँ जो ऊंचा रहता है इसमें पत्थर वगैरह सब भरे रहते हैं, या फिर जो भी समुद्र से आते हैं वो सब भरे रहते हैं, उसे ही हम तटबंध कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं वितरिका किसे कहते हैं। वितरिका किसे कहते हैं? वितरिका, अब ये क्या होता है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। ठीक है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, नदी का जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब नदी जो है यहाँ से प्रवाह कर रही है, ठीक है, कहाँ जाने के लिए? ये है हमारी समुद्र, ये है हमारी क्या? समुद्र, ये हमारी समुद्र है। अब नदी को इस समुद्र में आके मिलना है, ठीक है। तो नदी क्या करती है, यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी जो प्रवाह होती है, मतलब उसकी जो गति होती है वो धीमी होने लगती है, और क्या होती है उसके बाद? प्रवाह धीमी हो जाती है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। अब क्या हुआ, इसकी धारा धीमी हो गई, अब ये धीमी हुई तो ये कई धाराओं में विभाजित हो गई। ठीक है, एक इधर से पतली सी धारा आएगी, एक उधर से आएगी, एक इधर से आएगी, मतलब बहुत सारी इसकी धारा में ये क्या हुई, नदी विभाजित हो गई और आके वो समुद्र से उसके बाद मिलती है। ठीक है, तो ये जो विभाजित जो होती है नदी, ये जो विभाजन हुआ है नदी का, इसी को कहते हैं
वितरिका, ठीक है। वितरिका, वितरिका मतलब जो बट जाता है, वितरिका मतलब जो बट जाता है, ठीक है। नदी आ रही है बहते हुए, उसे समुद्र में जाके मिलना है, लेकिन बीच में वो अपनी धीमी गति के कारण कई भाग में वो बट के आती है समुद्र में मिलने, तब उस जो बटे भाग को होते हैं वही होता है हमारा वितरिका। क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, सभी मुहाने के अपसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है। अब क्या करती है, ये जितनी भी वितरिका होती है, ये जो एक वितरिका होती है, 1 मिनट, ये जो हमारी वितरिका है, ये जो वितरिका है इतनी दूर बटी हुई, ये क्या करती है, मुहाने का निर्माण करती है, सभी मुहाने के अवसाद के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये जितनी भी लेके आती है अपने साथ, क्या लेके आती है, अवसाद को। अब अवसाद क्या है, जो बाढ़ के समय नदी अपने साथ मिट्टी या अन्य पदार्थ को बहा के लाती है, वो होती है अवसाद। तो क्या होता है, ये जो हमारी वितरिका है अपने मुहाने का निर्माण करती है, सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से, सभी मुहाना जो है इसका अवसाद जो है, जो भी कचरा लाया, ढेर लाया, उसके अवसाद के संग्रह से क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पे सब अवसाद का क्या किया, संग्रह किया, और क्या हो गया, एक पूरा जगह डेल्टा का निर्माण हो गया, डेल्टा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। समुद्री गुफा। अब समुद्री गुफा क्या है, समुद्री गुफा। अब क्या है समुद्री गुफा, अब आप लोग को नाम से ही आधा समझ में आना चाहिए कि समुद्री गुफा मतलब क्या हुआ। समुद्री तरंगे लगातार सेलों से टकराती रहती है। हमारी जो समुद्र की जो तरंग होती है, क्या होती है, बीच में देखे है ना आप लोग, समुद्र के बीच में एक बड़ा बड़ा पिलर आपका पत्थर का ऐसे करके खड़ा होता है, देखते हैं, ठीक है। ये हमारी समुद्र रहती है। तो समुद्री तरंग से लगातार, ये आपका जो होता है ऐसे खड़ा रहता है या कुछ ऐसे खड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, समुद्री तरंग लगातार सेलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, समुद्री तरंग जो होती है वो लगातार, अब यहाँ ये समुद्र, ये बीच समुद्र में रहता है, क्या होता है, लगातार समुद्री तरंग इससे टकरा रही है, टकराती रहती है। तो क्या होता है, इसमें एक दरार विकसित होता है, और ये जो दरार होती है ये बड़ी होती जाती है और चौड़ी होती जाती है, ठीक है। दरार यहाँ विकसित हुआ, अब ये टूटती रहती है, ये दरार जो है टूटती रहती है और एक बड़ा शेप लेती रहती है, ठीक है। इसी को कहते हैं, ये जो समुद्र के जो लहर से जो चोट पड़ती है इसे, और एक दरार उत्पन्न होता है, वो दरार जो बड़ा होता रहता है, ठीक है, एक शेप ले लेता है, यही होता है हमारा समुद्री गुफा, समुद्री गुफा, ठीक है। ये हमारा होता है समुद्री गुफा। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तट मेहराब बनते हैं। अब क्या होता है, इससे क्या होता है, ये जो गुफा होता है, इससे जब लगातार चोट पड़ता रहता है तो ये क्या होता है, ये बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, और इसमें क्या होता है, केवल छत ही बचती है, जिससे तट मेहराब बनते हैं। केवल क्या होता है,
ये सब पूरा गैप जो है खाली हो गया, पूरा गैप खाली हो गया। आपका क्या हुआ, अब ये छत ही बची। ठीक है, ये छत ही बची। अब इसे ही तट मेहराब कहा जाता है, इसे ही तट मेहराब कहा जाता है। समुद्र की लहरें के लगातार चोट से ये जो दरार थी, गुफा थी, ये बड़ी होती गई और इसके बाद ये पूरी गुफा खाली हो जाती है, बस छत बच जाती है। आप लोगों ने बहुत सारे पिक्चर में देखा होगा, समुद्र की लहरों में हीरो हीरोइन और साथ में ऐसी गुफाएं नजर आती है फिल्मों में। ठीक है, तो समझ आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है, लगातार अपरदन जो होता है वो छत को भी तोड़ देता है। अब क्या, ये तो छत ही हमारा बचा ना, लेकिन लगातार जो प्रवाह होता रहता है पानी का, लगातार जो अपरदन होता है वो क्या करती है, छत को भी तोड़ देती है। ठीक है, छत को तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसे इन आकृतियों को अस्टेक कहते हैं। अब ये क्या होती है, ये तो पूरा ये तोड़ देती है, एक छत ही बची रहती है, लेकिन वो छत को भी ये लहर के कारण तोड़ देती है। ये लहर जो होती है समुद्र की वो तोड़ देती है और सिर्फ एक पिलर जैसा हमारा एक खड़ा सा बस दीवार ही बचती है। अब दीवार जैसे इन आकृति को क्या कहते हैं, अस्टेक कहते हैं, अस्टेक कहते हैं। क्लियर है। पहले समुद्री गुफा किसे कहते हैं, समुद्र की लहरें जब बार बार आपकी इस पिलर पे, बड़े से जो समुद्र के बीच में खड़े होते हैं उस पे जब बार बार उसकी लहरें टकराती है तो एक दरार पड़ती है, वो दरार थोड़ी सी गैप अपना जगह लेती है, वो होती है समुद्री गुफा। और जब वही दरार बार बार समुद्र की लहरों से जब बड़ी होती जाती है और पूरी बड़ी हो जाती है, सिर्फ उसकी छत बचती है, तब वो हो जाता है तट मेहराब। और जब वो छत भी जो है वो भी टूट जाती है और सिर्फ एक दीवार ही बचती है। देखा है फिल्म में, सिर्फ एक दीवार ऐसे खड़ी खड़ी बहुत सारी सीन में देखने को मिलती है, तो वो क्या हो जाता है, अस्टेक हो जाता है। समझ आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैल तटों को समुद्र भृंग कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं समुद्र भृंग ये क्या है, ये क्या है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैल तटों को समुद्र भृंग कहते हैं। क्या होता है, ये हमारा समुद्र है। ठीक है, देखते हैं बीच समुद्र में एक कहीं ऐसे उठा हुआ आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, पूरा समुद्र खाली, लेकिन उसके बीच में एक ये हमारे खड़े रहते हैं। ठीक है, ऊंचे शैल तटों को, ये जो एक बीच समुद्र में एक अकेला लौता ये खड़ा रहता है, यही होता है हमारा समुद्र भृंग। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। छत्रक सेल किसे कहते हैं, छत्रक सेल आप लोग को पता होगा, ईवीएस में भी इस तरह के थोड़े बहुत मिल जाते हैं। छत्रक सेल क्या है, रेगिस्तान में छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं। छत्रक के आकार का जो सेल होता है वो कहाँ देखने को मिलता है हमें, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में छत्रक सेल कहाँ देखने को मिलती है, रेगिस्तान में मिलती है। अब छत्रक सेल क्या होती है, ठीक है, रेगिस्तान में छत्रक के आकार के सेल देखे जा सकते हैं, जिन्हें सामान्य छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी ये जो छत्रक सेल होती है, जैसे ये हमारी ऐसे होती है, ये ऐसी ही होती है ना, ये तो पौधा ही बन गया, ऐसी ही होती है।
ठीक है, ये ऐसे होते हैं हमारी छत्रक सेल। ठीक है, ये आपकी ट्री नहीं है, छत्रक सेल है। ठीक है, अब जब क्या होता है, रेगिस्तान में हवा चलती है तो वो जो होती है नीचे, वो हवा जो है रेगिस्तान में देखते हुए ना, नीचे धूल सारी उड़ाती हुई जाती है, तो वो जो हवा है वो नीचे जो होती है वो तेजी से आती है। ठीक है, पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार सकिन और शीर्ष होते हैं। अब पवन क्या होती है, पवन हवा जो होती है वो ऊपर की अपेक्षा नीचे जो होती है वो ज़्यादा तेजी से आती है, और इसको जो है ये बड़ी रहती है, लेकिन इसको काटते काटते ये पतली कर देती है इसे। तो ये जो हमारा होता है रेगिस्तान में होता है, इसे ही कहते हैं छत्रक सेल। क्लियर है, क्लियर है। अब बालू डिब्बा किसे कहते हैं, बालू डिब्बा। अब इसे नाम से तो आप लोग को समझ आना चाहिए बालू डिब्बा हो क्या सकता है, टिब्बा, सॉरी डिब्बा नहीं टिब्बा होता है यार, लेट होने पे यही होता है थोड़ा। बालू टिब्बा, नॉट डिब्बा, ठीक है। टिब्बा क्या होता है आप लोग का, बालू टिब्बा। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। अब यहाँ से पवन चल रही है तो सारा रेत क्या करता है, एक स्थान, अब यहाँ की जो रेत है इसे बहा के यहाँ लेके आएगा और सब यहाँ आते जाएगा, यहाँ बालू अपना इकट्ठा करते जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है एक शेप, ये बन जाता है एक अपना ही शेप बना लेता है। ठीक है, ठीक है। तो जब पवन ये रुक जाता है, हवा जब रुकती है तो सारा बालू जो होता है वो गिर के एक अपना ही शेप बना देता है। ठीक है, एक छोटी सी पहाड़ी बना देती है, ये एक छोटी सी पहाड़ी बना देती है जिसे कहते हैं बालू टिब्बा। क्लियर है, इसे कहते हैं बालू टिब्बा। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। अब लोएस किसे कहते हैं, लोएस लोएस किसे कहते हैं, जब यही बालू जो है, ठीक है, जब ये बालू जो है विस्तृत क्षेत्र में, अब हवा से तो ये तो अपनी पहाड़ बना ली जिसे बालू टिब्बा कह दिए, अब यही बालू जब हवा से विस्तृत क्षेत्र में, एक समतल क्षेत्र है, आके यहाँ निक्षेपित हो जाती है। ठीक है, अपना नॉर्मल जैसे रहती है वैसे हो जाती है, में निक्षेपित हो जाती है, तो इससे इसी को, ये जो निक्षेपित हो गई है सब बराबर हो गई है, इसे ही लोएस कहते हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है, चलिए ठीक है। अब सबसे विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं कहाँ पे, सबसे विशाल लोएस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, चीन में, चीन में, हमारे चीन में। ठीक है, सबसे विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे विशाल विशाल लोएस निक्षेप, सबसे ज़्यादा विशाल लोएस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, हमारे चीन में पाए जाते हैं। ठीक है, चीन नाम तो याद रहेगा, चीन भूल क्यों सकते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे हिमनद पढ़ लेंगे। ठीक है, अपक्षय, अपर्दन, ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसे जानना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आते हैं। और हमारे जो कृषि है उसे पढ़ लेंगे, एपीकल्चर, ये सारे जो है जो भी पार्ट्स है इसके वो सब देख लेंगे। कुछ कुछ भूकंप तरंगे जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेंगे। हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल,
ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपको एकदम दिमाग में रखनी है। इसे भी कल डिस्कस कर लेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उसे हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।